पॉलिटिकल एनालिस्ट जाकिया खान और संदीप चौधरी जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सबसे पहले जाकिया खान का रुख यहाँ पर कर लेते हैं। जाकिया जी, मुख्य मुकाबला खासतौर पर एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच में देखने को मिल रहा है, लेकिन ये सिर्फ उम्मीदवारों की लड़ाई नहीं है, ये सत्ता बनाम असंतोष को लेकर और पुरानी राजनीति वर्सेस युवा जोश को लेकर भी ये मुकाबला देखने को मिल रहा है। देखिए, बहुत दिलचस्प रहेगा इस बार का इलेक्शन, क्योंकि डेफिनेटली जैसे बोला जाता है बिहार और यूपी की जो राजनीति होती है वो पूरे देश पे भारी होती है। तो यूपी और बिहार से ही जो निष्कर्ष निकल के आता है वो देश की पूरी तरफ से लहर में दौड़ जाता है। और सारे इंडिया गठबंधन के सारे दल जो है उन सबों में एक अच्छी बढ़ाव देखने का मौका मिलेगा। और एआईएम और जो प्रशांत किशोर की पार्टी है वो भी थोड़ा बहुत कहीं पे सीट्स निकालने की उम्मीद में है और सफलता उन्हें भी देखने को मिलेगी। लेकिन मिलाव करके वो अपना कुछ कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी और एनडीए की जो पार्टी है उसमें काफी सारा जगह से काफी सारी चीजों से निराशाजनक होकर लोगों का जो है ना प्रभाव दूसरी तरफ जा चुका है। और खासतौर से कल की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जिन लोगों ने भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा, खासतौर से युवा जितने हैं और खासतौर से महिलाएं बहुत ज्यादा इसमें एक मुख्य भूमिका निभाने वाली हैं। और जिन लोगों ने भी दिल्ली के हालात और बाकी राज्य जहाँ पे बीजेपी अभी जीत के आई है और किस तरह से अतिक्रमण के नाम पे और बहुत सारी चीजों के नाम पे ये सारी चीज खेल हो रही है, प्लस अभी जो भागलपुर में एक रुपए में है इतने सारे जमीनों को दे दिया गया है, ये सारी मुद्दे जो है ना ये हर एक इंसान के अंदर गर्व की हुई है और ये इस इलेक्शन के परिणाम के तौर पे दिखेगी। जाकिया जी, तो जैसा मैं बोल रही हूँ कि काफी है ना इंडिया गठबंधन के सारे सीटों पे काफी उछाल देखने को मिलेगी इस बार। और रही बात की अभी बीजेपी की और हमारे जेडीयू की, तो जेडीयू के देखिए आप पिछले इलेक्शन का ही मानदंड देख सकते हैं कि काफी गिरावट उसी टाइम में देखने को मिल गई थी और लगातार ये गिरावट और बढ़ती ही जा रही है। और यहाँ पे अगर बीजेपी उठ के ये कह रही है कि हम डिसाइड करेंगे, तो डेफिनेट सा बात है कि उसके पीछे ये लॉजिक है कि कौन पार्टी कितना इसमें सीट निकाल रही है। क्योंकि अगर जेडीयू का प्रदर्शन इस बार भी खराब रहता है, अपेक्षा से कम रहता है और बीजेपी उससे ज्यादा अपेक्षा भी लाती है, तो डेफिनेट सा बात है एक सवाल उठता है कि फिर गठबंधन में किसके नाम की किस पार्टी की तरफ से सीएम पोस्ट और डिप्टी सीएम पोस्ट जाएगी। और इसमें है एक बड़ा डिबेट का एक खुद ये मुद्दा है और ये लंबा डिबेट का मुद्दा है। इस पे अभी बातें चलेंगी क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें हैं जो सामने और आनी बाकी हैं और आएंगी। रही बात अभी के टाइम में, तो सबसे बस यही निवेदन है कि सुबह का टाइम है और इस टाइम में खाली रहती हैं और खासतौर से महिलाओं को आप ज्यादातर देखिएगा कि या तो फिर वो सुबह के टाइम में निकलती हैं या तो फिर 2 से 2:30 और 3 बजे के बीच में निकलती हैं। लेकिन क्योंकि अभी जो इलेक्शन पॉलिसीज में काफी सारे चेंजेस हुए हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है सारी महिलाओं से कि वो निकल के सुबह के टाइम में जाए, ताकि खुदा खास्ता कोई भी उनके साथ अगर मुश्किलात आती है वोटिंग देने में या कुछ भी इस तरह की बातें आती हैं, तो वो इस चीज को रिजॉल्व कर सके एट द अर्लीस्ट। बिल्कुल। तो आज मौका है और अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए टीएनपी न्यूज भी लगातार ये जनता से अपील कर रहा है कि अपने मताधिकार का उपयोग कीजिए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जी, कड़ा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जकिया जी के पास रुख करना मैं चाहूंगी। जकिया जी, तमाम तरह की जो चीजें हैं वो निकलकर सामने आ रही है। ये कहा जा रहा है कि जनता यहाँ पर बदलाव यहाँ पर चाहती है, कहीं ना कहीं नाखुशी भी यहाँ पर वर्तमान सरकार से जताती हुई जनता यहाँ पर नजर आई है। बहरहाल ये मुकाबला बेहद कठिन इसलिए भी हो जाता है क्योंकि नीतीश कुमार जिस तरह से लोगों की नाराजगी दूर करने की कोशिश कवायद भी करते हुए नजर आए और अपना जो पिटारा है वो आम जनता के लिए वो खोल दिया उन्होंने, चाहे यहाँ पर महिला हो या फिर हम यहाँ पर युवाओं की बात करें या फिर बिहार की तमाम जो जनता है उनके लिए कुछ ना कुछ वो देते हुए नजर आए हैं। तो आपको क्या लगता है कि नाराजगी यहाँ पर दूर करने में वो कामयाब हो पाएंगे? देखिए, देते हुए नहीं, घोषणाएं करते हुए। ठीक है, 11,000 की कुछ राशि गई है चुनिंदाओं महिलाओं के हाथ में, लेकिन घोषणाएं बहुत अच्छी हुई है, बहुत लुभावनी हुई है। कहीं ना कहीं ये घोषणाओं का असर तो दिखेगा थोड़ा बहुत, लेकिन उन्हीं तक दिखेगा जो इस घोषणाओं को विश्वास कर सकती है। क्योंकि देखिए, विश्वास पात्र आप टाइम टू टाइम है ना खत्म होता जाता है। जब एक लगातार आप कोई घोषणा कर रहे हैं और काफी लंबा आपने पारा खेला है बिहार की राजनीति में, और ये लंबे टाइम में आप खुद ही देख लीजिए कि आज की पोलिंग टोटल जो कैंडिडेट हमारे करे हुए हैं वो फर्स्ट फेज के कम से कम 1300 लोग हैं, 1300 समथिंग 14% लोग हैं। उसमें से सिर्फ 122 महिलाएं हैं, जहां पे महिलाओं की भागीदारी, महिलाओं की अहमियत और महिलाओं की सारी घोषणाओं के बारे में बात होगी। वहां आज खुद यहाँ कैंडिडेट के रूप में कितनी महिलाएं हैं, तो ये साफ झलकाता है कि जहां आप भागीदारी की 50% और 35% और 30% की बात करते हैं, वहां ये
सामने पोलिंग के टाइम में दिख जाती है। सेम थिंग आप देख लीजिए, अगर सेंट्रल की बात की जाए तो सेंट्रल में ये आज तक जो बिल है, इतने सारे बिल हो गए पास, कुछ पता भी नहीं चला कैसे कैसे पास हो गए, लेकिन महिलाओं के आरक्षण की जो बिल है वो आज तक पास नहीं हुई। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आप आज उठा के देख लीजिए जिसमें एक महिला की भागीदारी, जहाँ पे रूल मेकिंग होगी, पॉलिटिकल में इन्वॉल्वमेंट में होगी, वहां आपको कम दिखती है। तो बोलना और धरातल पे उसे उतारने में कितना डिफरेंस आ जाता है। न सिर्फ ये एनडीए बल्कि इंडिया गठबंधन और बाकी पार्टियों में भी ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। अब बात रही कि घोषणाएं कितना लुभाव करेंगी, तो जैसे मैंने बोला कि घोषणाओं को समझना, क्योंकि देखिए बिहार की राजनीति में आपको एक चीज याद रखना है कि 3 चीज बहुत अहमियत रखती है। एक तो वो वहां पे जाति की राजनीति जो है वो एक बहुत बड़ा प्रभाव डालती है, और ये जाति की राजनीति के बेस की वजह से ही बिहार की राजनीति की आप बोलिए कि डेवलपमेंट आज तक उस तरह से नहीं हो पाई जिस तरह से होनी चाहिए थी। क्योंकि बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा योगदान रहता है इंडिया में सेंट्रल में कौन रूल करेगा। डेफिनेट सा बात है, इतनी सारी सीट्स हैं और जो बिहार से निकल के आती हैं, तो एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। लेकिन बिहार की राजनीति को इस तरह से आपने जातिवाद और अदर थिंग में बांटा हुआ है कि ये उससे आज तक उभर के एक कॉमन फेज में जो बोला जाता है ना कि हाँ हम सिर्फ अपने इन लक्ष्यों के बारे में बात करें या इन चीजों के बारे में बात करें, वो नहीं कर पाता है। इसी वजह से देखो आज भी एक ऐसी राजनीति शासक कर पा रही है जो पहले में तो उन्होंने डेफिनेटली बहुत अच्छे योगदान किए, बहुत सारे फर्स्ट और सेकंड टेन्योर उनका बहुत अच्छा रहा नीतीश गवर्नमेंट का। उन्होंने काफी सारे अनाउंसमेंट भी किए और काफी सारी चीजें भी की, लेकिन उसके बाद ना कोई चीज आप डेवलपमेंट के तौर पे देख सकते हैं, बल्कि भ्रष्टाचार, चाहे वो महिलाओं का इस बात देखने को मिल रही है। लेकिन अब इंतजार यहाँ पर करना होगा कि जनता यहाँ पर क्या कुछ फैसला लेती है, निर्णय लेती है। हमारी जो संवाददाता है हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जाकिया खान जी भी जुड़ी हुई हैं। मैम, एक चीज ये जानना बेहद अहम है कि जब लोग वोट डालने पहुंच रहे हैं, उनके दिमाग में जो चुनावी मुद्दे हैं वो क्या कुछ होने वाले हैं, क्योंकि जैसा कि महागठबंधन हो चाहे एनडीए हो, सभी अपनी तरफ से कोशिश करें जनता को लुभाने की। आपके अनुसार कितने इफेक्टिव ये मुद्दे होने वाले हैं इस बार के चुनाव में? देखिए, लुभावने वादे हमेशा एक हलचल तो मचाते हैं, लेकिन हकीकत वही रह जाती है कि इंसान को अपनी जरूरतें क्या हैं और किस जरूरतों को लेके वो अपने सत्ता पक्ष और जो विपक्ष है दोनों से उम्मीद लगाए हुआ है। और बिहार की राजनीति में ये बोलिए बहुत अफसोसनाक भी और बहुत अच्छी बात की वो बिहार की राजनीति और यूपी की राजनीति पूरे देश की राजनीति का निर्णायक होती है, लेकिन बिहार की राजनीति और यूपी की राजनीति दोनों ही अपने हैं विचारधाराओं को ऊपर, उसके ऊपर अपने हैं जातिवाद को रखती है। और ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रीजन रहता है कि उसकी वोट बैंक स्ट्रांग होने के बावजूद वो अपनी चीजों को आगे नहीं रख के, अपनी जातियों को, जाति विवाद को और जाति चीजों को आगे रख के अपनी बहुत अच्छी जाकिया जी लौटेंगे आपके पास। फिलहाल जाकिया जी, आपसे ही मैं समझना चाहूंगी, चुनावी मुद्दों की हम बात कर रहे थे, आपने जिस तरह कहा कि लोगों के दिमाग में इस बार वो चुनावी मुद्दे हैं, लेकिन सबसे बड़ा इफेक्टिव मुद्दा जो रहने वाला है वो है जातिवाद, जातीय समीकरण, जैसे कि आपने भी कहा कि हमेशा से बिहार में हावी रहे हैं। बिहार के विकास की अगर बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं जातिवाद जो है वो हमेशा से बाधा डालता रहा है। जी बिल्कुल, तो मैं इसी चीज को एक्सप्लेन कर रही थी कि देखिए अभी जैसे बहुत सारे दल, ना सिर्फ आप बिहार की राजनीति बल्कि बोलिए कि बाकी स्टेट में भी जहां जहां इलेक्शन हुआ है, फॉर एग्जांपल आप दिल्ली ही को ले लीजिए, इतनी सारी चीजें वादे किए गए कि दिवाली और होली के टाइम में आपको गैस सिलेंडर मिलेगा, आपको 2500 मिलेगा, लेकिन ये सारे वादे धरातल पे बने के बने रह गए। तो वादा करना और उसको निभाना एक बहुत बड़ी अलग चीज हो जाती है। दूसरी बात आ गई कि देखिए इतना लंबा टेन्योर नीतीश गवर्नमेंट का रहा है, एनडीए का रहा है, इस लंबे टेन्योर में स्टार्टिंग में जो नीतीश गवर्नमेंट ने डेफिनेटली अनाउंस किया और जो चीजें उन्होंने की, और खासतौर से महिलाओं को लेकर, वो एक बहुत बड़ा कारण रहा उनको अंतरिम तक मतदान देके जिताने का। लेकिन कहीं ना कहीं ये थर्ड टेन्योर के बाद, यानी जो अभी का है, ये बिल्कुल ही निराशाजनक गया है। और अभी जो इन लोगों ने लेटेस्ट में 11,000 रुपए डिपॉजिट किए कुछ औरतों के इसमें, और ये सारी चीजें, ये सिर्फ एक लुभाने का तरीका है। जो कुछ परसेंटेज जो बिल्कुल ही खत्म पे था उसको जीवित रखने की एक योजना है, और ये योजना थोड़ा सफल रही है, लेकिन बहुत बड़ा उछाल आरजेडी में और आपको कांग्रेस के सीट्स में आपको देखने को मिलेगा। इसमें जैसे मैं पहले से बोलते आ रही हूँ कि मुश्किल से 3 सीट प्रशांत किशोर निकाल सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं निकलेगी। और मैं शुरू से बोलते आ रही हूँ कि एआईएम मुश्किल से आपको जो किशनगंज एंड अदर एरियाज होते हैं उसमें से 3 से 5 सीट है जहां पे वो अच्छी दावेदारी साबित करेंगे, कुछ निकालेंगे, कुछ में अच्छी दावेदारी साबित करेंगे। बाकी जगह कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है जो प्रोपेगेंडा चल रहा है कि 24 सीट एंड ये वो, ये सब फालतू बकवास है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और
कहीं ना कहीं आरजेडी और कांग्रेस को अगर थोड़ा सा नुकसान भी होगा तो वो यही दो दलों की वजह से होगा, क्योंकि डेफिनेट सा बात है जो बीजेपी के वोट बैंक है वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के वोट बैंक है, लेकिन जो एक कॉमन वोट होती है वो आरजेडी और पीके और फिर आपको एआईएम इन सब के बीच में बंटने वाली है। तो ये एक नुकसानदेह बात होती है हमेशा से, और इन चीजों को समझ के लोगों ने डिसीजन लिया है, क्योंकि देखिए मेन डिसीजन जो होती है वो आपको 1 वीक पहले या डे बिफोर इलेक्शन होती है, और वो डिसीजन होती है कि किस एक तरफा जाके वोट करना है, क्योंकि ये बात आज समाज में सबको समझ में आ चुकी है कि वोट बांटना यानी अपनी चीजों को खत्म करना। और मुझे लगता है कि कांग्रेस ने फिर एक बार गलती की है, गलती को दोहराई है, जिस तरह से उन्होंने गलती की दिल्ली के इलेक्शन में और गठबंधन को तोड़ के अलग अलग इलेक्टोरल वोटिंग करके उन्होंने बीजेपी को जीतने का पूरा फुल फ्लेड्ज मौका दिया। तो उसी तरह से सीमांचल में कहीं ना कहीं एआईएम को ना जोड़ के थोड़ा सा उन्होंने अपने लिए नुकसान पैदा किया है। बिल्कुल, यानी अपने अपनी समीकरणों के हिसाब से रणनीति जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ दलों द्वारा तैयार की गई है।